गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सारे अपने घरों पर क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही हैं सुमित्रा स्कूल की ओर से, उसके आप क्या कर रहे होंगे, लगातार बेनिफिट ले रहे होंगे। हम 12th केमिस्ट्री, 10th साइंस, 12th ज्योग्राफी, 10th मैथ्स की जो ऑनलाइन क्लासेज जो हो रही है हमने स्टार्ट की हुई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी स्टूडेंट जिस क्लास में हैं, जो बोर्ड क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अपने टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3, ठीक है, विद्युत रसायन के बारे में। वहां हमने लास्ट वीडियो आपको अपलोड किया था, दिखाया था सुबह। उसमें बताया हमने आपको कि जो 2012 से लेकर 2020 तक जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। तो हम फिजिकल केमिस्ट्री के हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 आपको बता दिया है। चैप्टर नंबर 1 में से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और चैप्टर नंबर 2 में से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और चैप्टर नंबर 3 में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब हम आज आपके लिए स्टार्ट करेंगे कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग 10 से लेकर 17 यानी कि 8 चैप्टर हैं, और लगभग 27 या 28 मार्क्स की जो है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। बट उससे पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो 11th क्लास में आपने चीजें लर्न की हैं उन्हें क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवल उन्हीं को रिवाइज करेंगे, जो आपके 12th के लिए क्या होगी, यूजेबल होगी। केवल वही चीजें हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिवाइज करेंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 8 चैप्टर थे, तो यहाँ पर जो 11th क्लास में आपने चीजें पढ़ी है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि है, कार्बनिक अभिक्रियाओं में क्रियाओं इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन है, वो सारी चीजें आपने जो लर्न की हैं उनका क्या है, कहीं ना कहीं यूज होगा। मार्कोनी का रूल पढ़ा आपने, प्रति मार्कोनी का रूल पढ़ा है, सेट नियम पढ़ा है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें जो 12th से रिलेटेड है, जो 12th के सिलेबस में आपको मददगार होगी 12th की जब स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल जानकारी देंगे। उसके बाद हम अपना टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 10 हैलोजन व्युत्पन्न, उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब कार्बनिक रसायन के बारे में मतलब बात करते हैं। पहले लिख लेते हैं कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन और उसके यौगिक यानी कि हाइड्रोकार्बन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है, हमारी कार्बनिक रसायन कहलाती है। कार्बनिक रसायन का क्षेत्र जो है बहुत विशाल है, ठीक है। तो इस कारण से कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या दिया गया है, एक सेपरेट ब्रांच बनाया गया है, ठीक है। सामान्य रूप से याद कर सकते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन करके बनाते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। फिर हाइड्रोकार्बन का आपको क्लासिफिकेशन बताया गया है में कि खुली श्रृंखला, बंध श्रृंखला, फिर बंध श्रृंखला में बताया गया आपको समचक्रीय, विषम चक्रीय, ठीक है। उसके बाद बताया गया होगा आपको एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, फिर उसके बाद आपको बताया गया होगा बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। तो सारा क्या है, हाइड्रोकार्बन का क्या था, वो पूरा क्लासिफिकेशन, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन की बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही आपको मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी क्या मिल सकते हैं आपको, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपको अटैच हुए हुए क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। जैसे बात कर लें CH3OH, ठीक है, तो क्या आपका मेथेनॉल है, CH3COOH ये आपका एसिटिक अम्ल है, NH2CONH2 ये आपका यूरिया है, CH3CHO ये आपका एसिटाल्डिहाइड है। तो सारे के सारे जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे जो होते हैं ये कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब ये याद रखना है, बताया था जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 6 होता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन इसके क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो 2 और 4 6। तो इस कारण से क्या होता है, याद रखना है, कार्बन जो होता है वो ना तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ना ही ग्रहण करता है। इसमें विशेष प्रवृत्ति होती है क्या, सह संयोजक।
बंध बनाने की क्या होती है, इसमें विशेष प्रवृत्ति होती है कि 4 बंध बना सकता है सिंगल सिंगल करके, या 2 सिंगल आ जाए, 1 डबल आ जाए, या 2 डबल आ जाए, या हमारे पास 1 सिंगल और क्या आ जाए, एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, अगर संकरण की बात करें तो सिंगल बॉन्ड वाले में sp3 संकरण पाया जाएगा, डबल बॉन्ड वाले में sp2 संकरण पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले में sp संकरण पाया जाएगा, और दोनों साइड अगर डबल बॉन्ड आ रहे तो उसमें भी क्या होता है आपका sp संकरण पाया जाता है। संकरण के बारे में भी क्या सकता है आपको बताइए, और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता भी रहता है। तो ये क्या है आपका, ये कार्बनिक यौगिक है सारे, ठीक है, कार्बन उसके व्युत्पन्न है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से हम बात करें तो हमारे पास जैसे CH4 है, तो अगर हम इसकी संरचना देखें तो इस प्रकार की हो जाएगी H C H H और H। इस प्रकार की क्या होती है हमारे पास संरचना आती है इसकी। तो अब यहाँ से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता चला जाता है और कोई भी अन्य समूह क्या होता है यहाँ पर अटैच होता चला जाता है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, OH ग्रुप अटैच हो गया, यहाँ COH समूह अटैच हो गया, यहाँ NH2 हो गया, NH2 हो गया, ऑक्सीजन अटैच हो गया, यहाँ CH2 अटैच हो गया। तो जितने समूह क्या होंगे अटैच होंगे, जुड़ते चले जाएंगे, उतने ही क्या होता है इसमें से कार्बन जो होता है वो क्या होता है कम होता है, सॉरी हाइड्रोजन जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, और समूह की संख्या बढ़ने पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं कम होते चले जाते हैं। तो ये क्या है, एक सामान्य चीजें हैं कुछ, ठीक है, जो हम क्या कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन मोटो है, मेन चीज है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में। ठीक है, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि किस प्रकार की होती है, कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, तो कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। अगर ये क्लियर हो गई तो आगे आपको रिएक्शन कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर यहाँ पर क्या हुआ आपको प्रॉब्लम हो गई, ये समझ नहीं आए, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको आगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इसके सारे लॉजिक सारे बेस हमें पता है तो बहुत इंटरेस्टिंग आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर हमें क्या पता है, इसके लॉजिक नहीं पता है, इसके बेस नहीं पता है कि कौन सा प्रभाव कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, तो फिर क्या होती है हमारी जो होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाती है। फिर हमें रिएक्शन जो होती है वो रटनी पड़ती है, और आप जानते हैं कि रटी हुई चीजें जो होती हैं वो ज्यादा लंबे समय तक जो होती हैं सुटेबल नहीं होती हैं, वो जल्दी हम क्या कर देते हैं भूल जाते हैं। तो यहाँ पे रटना नहीं है, हमको क्या करना है, समझनी है चीजें कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। ठीक है, अब आप जानते हैं जैसे आपने 10th क्लास में और 11th क्लास में लर्निंग किया है कि एक अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया का मतलब है कि किसी भी क्रियाकारक यानी क्रिया करने वाला क्रियाकारक में उपस्थित बंधों का विदलन होना, बंधों में परिवर्तन होना, और उससे क्या बना, नए बंधों का निर्माण होना। ठीक है, और नए उत्पाद का निर्माण होना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी पूरी कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में बता दिया। अब हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में बंध जो होते हैं वो कितने प्रकार से क्या होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग सब हेडिंग रासायनिक अभिक्रियाओं में बंधों का विदलन, बंधों का विदलन, इनके बंध जो होते हैं वो परिवर्तित कितने प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, पहला होता है हमारे पास समांश बंध विदलन, जिसको हम कहते हैं होमोलाइटिक क्लेवेज, होमोलाइटिक क्लेवेज। सेकंड होता है हमारे पास विषमांश बंध विदलन, हेट्रोलाइटिक क्लेवेज। तो किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में जो होता है ना, बंध का विदलन जो होता है वो 2 टाइप्स हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है, नंबर होगा समान बंध विदलन, दूसरा होगा विषमांग बंध विदलन। ठीक है, अब होगा कैसे, हम जानते हैं, देखो जो कार्बन होता है ना, हमने अभी आपको बताया, आप जानते हैं कार्बन जो होता है वो सह संयोजी
सह संयोजी प्रकृति का होता है, मतलब क्या होता है, ये क्या बनाता है, सह संयोजक बंध बनाता है। तो अब आपको पता होना चाहिए सह संयोजक बंध क्या होता है। सह संयोजक बंध होता है साझेदारी के द्वारा, साझेदारी के द्वारा बना हुआ बंध, साझेदारी के द्वारा बना हुआ बंध। किसकी साझेदारी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी के द्वारा बना हुआ बंध क्या कहलाता है आपका, वो सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, अब ये सहसंयोजक बंध जो होता है ये एक समान विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के मध्य भी बन सकता है और अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के मध्य भी बन सकता है। भाई कार्बन अन्य कार्बन से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना ले, ठीक है, या कार्बन किसी अन्य तत्व से जुड़ जाए, तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं समान भी हो सकती है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं जो हो सकती है वो असमान भी हो सकती है। तो दोनों प्रकार से क्या हो सकता है, कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो सकता है। तो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह के ऊपर निर्भर करेगा कि हमारा बॉन्ड जो क्लीवेज होगा वो समांश बंध वितरण में क्लीवेज होगा या हमारा जो होगा वो विषमांग बंध वितरण में क्या होगा, हमारा बॉन्ड जो होगा वो क्लीवेज होगा। अगर विद्युत ऋणात्मकता समान है तो समान विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के मध्य जब बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्या होगा, आपका समांश या होमोलैटिक क्लीवेज होगा। और जब अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के मध्य क्या बना हुआ होगा, कोई सहसंयोजक बंध बना हुआ होगा, उस अवस्था में क्या होता है, विषमांग बंध वितरण। ठीक है, तो बात ध्यान रखने की है कि विद्युत ऋणात्मकता समान है तो ये जो यौगिक होते हैं, ये जो बंध वितरण होगा ये मिलेगा किसमें, अध्रुवीय यौगिक होंगे। जो अध्रुवीय यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक, ये उनमें मिलेगा, और जो ध्रुवीय कार्बनिक यौगिक होंगे उनमें क्या मिलता है आपको, जो मिलेगा वो विषमांग बंध मिलेगा। ठीक है, अब जो ध्रुवीय या अध्रुवीय प्रकृति जो होती है, ध्रुवीय प्रकृति जो निकालते हैं हम निकालते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा। आपको पता ही है न्यू कहा जाता है, इलेवेंथ क्लास में पढ़ा है, आवेश इनटू आवेशों के मध्य की दूरी के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं किसका, द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर हमें पता चलता है कि ध्रुवीय यौगिक या ध्रुवीय। अगर किसी का भी म्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, अध्रुवीय यौगिक हो जाएगा। और अगर किसी का भी अगर म्यू नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या होता है आपका ध्रुवीय यौगिक आता चला जाता है। जैसे हमने आपको चैप्टर नंबर 2 में ध्रुवीय और अध्रुवीय के बारे में बताया भी था, वहां विलयन के बारे में हमने बताया था, तो बताया था कि समान समान को बोलता है, इनके ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय अणु को बोलता है और अध्रुवीय विलायक जो होता है वो अध्रुवीय अणु को बोलता है। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर हमें क्या पता चलेगी, यौगिकों की प्रवृत्ति का पता चलेगा कि हमारा यौगिक जो है वो अध्रुवीय प्रकृति का है या हमारा यौगिक जो है वो ध्रुवीय प्रकृति का है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, कि जो बॉन्ड का क्लीवेज है वो कितने प्रकार से होता है, होमोलैटिक और हेटेरोलिटिक जो होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। होमोलैटिक बंध वितरण, इस प्रकार के बंध वितरण में सह संयोजन बंध द्वारा जुड़े हुए परमाणुओं पर एकल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाएगा, मान लिया हमारे पास क्या है, ए और ए दोनों क्या है, समान विद्युत ऋणात्मकता वाले हैं, तो अब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। आपको पता है दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारा एक सह संयोजक बन रहा है। मान लिया क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए फिर और ए इस प्रकार। तो
तो जिसके पास क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उनको नाम दिया गया है क्या, मुक्त मूलक। क्या गया, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल इनको कहा जाता है। ठीक है, अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं। ठीक है, मान लिया हमारे पास क्या है, CH3 हमारे पास है। ठीक है, अब क्या किया हमने, सूर्य का प्रकाश लगाया तो क्या हुआ, बीच में बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल। ठीक है, नहीं देख सकते हमारे पास क्या है, CH3H यानी कि CH4 है, लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता अगर है। तो सूर्य के प्रकाश में अगर रख रहे हैं तो क्या हो सकता है, ये बॉन्ड बीच से डिसलोकेट हो सकता है, क्या बन जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ टूट जाए, क्या बन जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल बन जाएगा। मान लिया हमारे पास क्या है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, बॉन्ड बीच से टूट गया, क्या बन जाएगा, Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। तो ये सब क्या बन रहा है आपके, मुक्त मूलक। इनकी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है, बंध जो होता है, साझेदारी वाला जो बंध होता है, टूटने पर एकल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। किसी एक परमाणु पर क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन साझे के नहीं जाते हैं, तो इस अवस्था में जो बंध विदलन होता है उसको क्या कहा जाता है, अमोनिटिक बंध विदलन कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए सेकंड हम बात कर लेते हैं हेटेरोलिटिक। हेटेरोलिटिक का मतलब है विषम। इस प्रकार के बंध विदलन में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े परमाणु किसी एक परमाणु या परमाणु के समूह पर इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं हम किस प्रकार से हो रहा है। हम देख सकते हैं, मान लिया हमारे पास क्या है, A और B हमारे पास है। मान लिया क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने अपनी ओर को खींच लिए, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, तो प्लस, और B क्या लेगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, देख सकते हैं हम दूसरा CH3Cl देख सकते हैं यहाँ। तो मान लिया अब हम जानते हैं कार्बन और क्लोरीन, तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कार्बन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, क्लोरीन। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 प्लस प्लस Cl माइनस। अब जो पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होगा आपका, कार्बन होता है, उसको नाम दिया गया है कार्बोनियम आयन या कार्बन आयन। ठीक है, इसको नाम दिया गया। मान लिया हमारे पास क्या है, CH3H है। हम जानते हैं अगर कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता से ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींच ले, तो क्या होगा आपका CH3 माइनस प्लस H प्लस। जो नेगेटिव चार्ज आता है जब कार्बन के ऊपर, तो उसे कहा जाता है क्या, कार्बेनायन या कार्बोनायन इसको कहा जाता है। अब थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमने पिछले वाले होमोलिटिक में आपको बताया था कि जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होता है तो वहां फ्री रेडिकल बताया था, और यहाँ आपने क्या किया, केवल कार्बन के ऊपर क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर दिया, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो वहां आपने कंडीशन देखी होगी कि वहां हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं, और यहाँ हम क्या करा रहे हैं, सामान्य उपस्थिति में क्रिया दिखा रहे हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण से वहां जो बॉन्ड का डिकम्पोज होता है, डिलोकलाइजेशन होता है, वो क्या होता है आपका, जो होता है वो ऐसा हो जाता है, वो हमारा होमोलाइटिक क्या बंध फ्यूजन होता है। और यहाँ पर जब हम सूर्य का प्रकाश नहीं ले रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, हमारा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हमारा क्या होता है, वो
जाता है। तो इस प्रकार से आपको बात समझ ही आ गई होगी कि होमोलैटिक बंध फिजन क्या होता है और हेटेरोलाइटिक बंध फिजन किस प्रकार से होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब आक्रमणकारी अभिकर्मों के बारे में हमारे पास आक्रमणकारी अभिकर्म कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जो आक्रमण करते हैं। तो आक्रमणकारी अभिकर्म आक्रमणकारी अभिकर्म हमारे पास कौन कौन से होते हैं? इनके अटैकिंग रिएजेंट, यानी कि जिस भाई देखो मान लिया कोई भी कंपाउंड है CH4 है, तो ये क्या है, ये स्थायी है। अभी तो क्रिया करने की स्थिति में नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके क्या है, अस्टपूर्ण है। यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर CH3OH ले लेते हैं, तो मेथिल अल्कोहल है। ये ले लेते हैं C2H5OH ले लेते हैं, ये एथिल अल्कोहल है। CH3COOH ले लेते हैं, ये सिरका या एसिटिक अम्ल है। CH3CHO है, तो ये क्या है, ये एसिटाल्डिहाइड है। NH2CONH2 है, तो ये क्या आपका यूरिया है। तो कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है वो रिएक्शन क्यों करे, नहीं करेगा वो तो पहले ही क्या है, स्थायी है। वो तो क्या है, पहले स्थायी, उसको तो नहीं चाहिए, उसने पहले एक स्टेबल कंपाउंड बना रखा है, तो वो क्यों करेगा? उसने तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, अपने कार्बनिक वैलेंस पूरी कर रखी है, अष्टक सबका पूर्ण है, किसी को भी आप देखोगे तो रिएक्शन क्यों करेगा? तो रिएक्शन करने का कारण होता है जब उसके ऊपर कोई प्रभाव कार्य करता है, यानी कोई बाहर से क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति अटैक कर रहा है। जैसे कोई प्राचीन समय में आप देखते थे, आप मूवी वगैरह देखते हैं, अभी भी देखा होगा आपने कि कोई भी राजा होते थे पहले, तो राजा की सत्ता होती थी। अब सत्ता आराम से चल रही है, ठीक है, सब हंसी खुशी जी रहे हैं। अब क्या करेगा, कोई दूसरा बाहर से कोई उसके ऊपर कब्जा करना चाहे कि मैं इसे अपने राज्य में मिला लूं, तो फिर क्या करेगा वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा उसके ऊपर। तो वो जो अटैक कर रहा है, अब सामने वाला भी क्या करेगा, उसके प्रत्युत्तर में कुछ ना कुछ कार्य करेगा। तो अब उस अवस्था में दोनों अनस्टेबल हो जाएंगे। पहले तो अनस्टेबल था ही, दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब दोनों का युद्ध होगा, युद्ध होने के बाद अब या तो जिसका राज्य पहले था उसकी विजय हो जाएगी, या जिसका जो अटैक कर रहा है उसकी विजय हो जाएगी। तो या तो नया राज्य स्थापित हो जाएगा या पुराना राज्य ही रहेगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर भी जो आक्रमणकारी अभिकर्म होते हैं वही कार्य करते हैं कि जब अटैक करेंगे तो इनको क्या करेंगे, अस्थायी करेंगे। तो अस्थायी करने के बाद क्या करते हैं, इनका योग होता है। तो इनका योग होने के बाद क्या होता है, हमें जो मिलता है एक नया कंपाउंड होता है, प्राप्त हो जाता है, नया योग हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये इन अभिकर्मकों के, यानी कि जिन अभिकर्मकों के कारण से बंधों में डिलोकलाइजेशन होता है, कोई भी कार्बनिक यौगिक जो होता है वो अस्थायी होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आपके सारे के सारे कहलाते हैं, वो आपके आक्रमणकारी अभिकर्मक कहलाते हैं, ठीक है। सामान्य रूप से हमारे पास जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल, दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो 2 प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास, अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं, क्या होते हैं। वैसे आप जानते हैं नाभिक स्नेही, हम लिख सकते हैं यहाँ पर लवर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस का लवर ऑफ न्यूक्लियस का मीन क्या है कि ये जो अटैकिंग रिएजेंट होंगे जो भी, ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करेंगे, यानी कि नाभिक के ऊपर अटैक करेंगे। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो होंगे ना, इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे, ये लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ये वहां अटैक करेंगे जहां पर हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो इस कारण से इनको याद रख सकते हैं, शॉर्ट में याद रखना चाहिए कि लवर ऑफ न्यूक्लियस, लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या कर सकते हैं, इनको हम याद रख सकते हैं कि जो नाभिक नहीं होंगे वो क्या होते हैं, वो लवर ऑफ न्यूक्लियस यानी कि नाभिक से स्नेह करने वाले होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले होते हैं, ठीक है। अब हम आगे थोड़ी सी और बात करते हैं। मान लिया हमने लिख लिया यहाँ पर HCl, तो इसका डिकम्पोज हो जाएगा H++Cl आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो एक प्लस वाली स्पेसिस बनी और एक माइनस वाली स्पेसिस बनी। अब आपको दिखा रहा है, आपको पता है जो हमारा नाभिक होता है, तो नाभिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है,
और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये आप जानते ही हैं, पता है ना। तो अब नाभिक भी पॉजिटिव चार्ज वाला है और यहां हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज वाला और नेगेटिव चार्ज वाला दो स्पेसीज हमें प्राप्त हुई है। तो इसके पास भी पॉजिटिव और इसके पास भी पॉजिटिव है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो ना दोनों का अटैक हो ही नहीं पाएगा क्योंकि दोनों के पास कमी है। मान लिया आप समझ सकते हैं कि मेरे पास 100 रुपए की कमी थी, अब मैंने किसी व्यक्ति से कहा कि मुझे 100 रुपए दे दो, अब वो कहने लगा सर मेरे पास भी नहीं है, तो दोनों के पास डिफिशिएंट हो गए, दोनों कम हो गए ना, तो वो मुझे भी नहीं दे सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, इसके पास क्या है, कमी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और ये भी कमी वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला होता है ये भी। तो अब ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। अब क्या करेगा, जिसके पास अधिकता होगी वो उसके ऊपर अटैक करेगा। इनके नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेगा तो हमें पता है कि उदासीन स्पेसीज बनना चाहिए। तो जब पॉजिटिव के ऊपर क्या करेगा, नेगेटिव स्पेसीज अटैक करेगी तो क्या हो जाएगा, आसानी के साथ रिएक्शन हो जाएगी और हमारे एक स्टेबल कंपाउंड प्राप्त हमें हो जाएगा। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले स्पेसीज होंगी वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके नाभिक स्नेही होते हैं। कैसे होते हैं, नाभिक स्नेही होंगे जितने भी नेगेटिव स्पेस वाले होंगे, या जिनके पास ऐसे होंगे जिनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे आपके नाभिक स्नेही कहलाएंगे। और जो जिनके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जैसे H+ की बात करें, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, आप जानते ही हैं पहले। तो यहाँ पॉजिटिव जो करेगा वो किसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पॉजिटिव जो अटैक करेगा वो इस नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पर उदासीन स्पेसीज बना लेंगे। तो मतलब क्या है कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पेसीज हैं वो क्या कहलाती है, आपकी सारी की सारी जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही। याद रखना है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, और जिसके ऊपर क्या आ रहा है, आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो क्या होता है, आपका नाभिक स्नेही होता है। या कोई ऐसी स्पेसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनको न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या है, अगर डिफिशियंसी है तो प्लस, मतलब तो डिफिशियंसी वाला जो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, तो हमारा क्या हो जाता है, फिर वो नाभिक स्नेही हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट फटाफट इसका ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप दूसरा एग्जांपल एक और दिखा देते हैं, हमें दो लिख देते हैं एग्जांपल आपके। मान लिया हमने क्या लिखा है, यहाँ इससे लिखा है, इसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर HCN, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, H+ प्लस CN माइनस आएगा, ये क्या आपका नाभिक स्नेही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। हम ले सकते हैं HBr ले लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, प्लस Br हो जाएगा, निकल जाएगा। हम H2O ले लेते हैं, तो H+ में टूट जाएगा और OH- में टूट जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी हमारे पास चार्ज पॉजिटिव स्पेसीज आ रही है, जैसे H2SO4 ले लें हम, ये टूटेगा, H+ में टूटेगा, प्लस HSO4- में टूट जाएगा, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से HNO3 ले सकते हैं हम, क्या बन जाएगा, H+ बन जाएगा, प्लस NO3- बन जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज वाली स्पेसीज क्या होगी, आपकी नाभिक स्नेही होती है, और पॉजिटिव चार्ज वाली स्पेसीज जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रोफाइल होती है। तो आप अगर परिभाषा लिखना चाहे अगर तो लिख सकते हैं, वैसे आपके 12th में आएगा नहीं कि परिभाषा वगैरह, तो यही में आती है, नाभिक स्नेही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, उदाहरण से समझाइए। कुछ ना आपका तो आएगा नहीं, छाटने के लिए क्या सकता है, वैसे इलेवेंथ में के बेस पे होता है, इलेवेंथ में आता है, 12th में इस प्रकार क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ तो आपको लॉजिक समझना है कि कौन अटैक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो पढ़नी है ना, वो पढ़नी है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वहां हमें क्या पढ़नी है, पढ़नी है अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही के द्वारा जो प्रतिस्थापन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा जो प्रतिस्थापन हो रहा है, उन अभिक्रियाओं का क्या करना है, हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि हमारा नाभिक स्नेही कौन सा होता है और हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाली सारी स्पेसीज या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज जिनमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, वो सारी की सारी आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। और नेगेटिव चार्ज वाली सारी स्पेसीज या कोई ऐसी स्पेसीज है जिसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जिसका उसने साझा नहीं किया है, बच्चे वो उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके नाभिक स्नेही
कहलाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।